इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंदर मेंशन है। लेकिन इमरजेंसी को समझने से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इमरजेंसी को ऐड ही क्यों किया। क्या हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वही इनफ नहीं था? क्यों इमरजेंसी को ऐड किया गया? ये सभी चीज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरह की इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली है। तो इन तीनों टाइप की इमरजेंसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस इमरजेंसी के लेक्चर को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन टेस्ट के अंदर मिस नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इमरजेंसी का मतलब क्या है। इमरजेंसी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द नॉर्मल कंडीशन। सपोज करो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आप सुबह उठते हो और रात को सोते हो। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि आप एक दिन सोते नहीं हो रात को, तो वो एक तरह की इमरजेंसी होगी, क्योंकि आप जो नॉर्मल कंडीशन थी या फिर नॉर्मल जो लाइफ जी रहे थे आप पहले, उससे आपने हटकर जिया है, या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से उस रात सो नहीं पाए, तो इसीलिए वो एक इमरजेंसी या फिर अलग से सिचुएशन होगी ना, उसको इमरजेंसी का नाम दिया है। तो आप ये बोल सकते हो एक रूटीन लाइफ है, अगर किसी दिन वो रूटीन लाइफ नहीं फॉलो की तो उस दिन इमरजेंसी होगी। आप हॉस्पिटल के अंदर भी देखते हो कि इमरजेंसी वार्ड होता है, जहाँ उन पेशेंट को एडमिट किया जाता है जो नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं वो उस लाइफ को फॉलो नहीं कर रहे। सपोज करो कि एक आदमी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, सांस ले रहा है, और एक टाइम ये आता है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इमरजेंसी के लिए जाता है, तो इसीलिए उसका इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया जाता है। इमरजेंसी वार्ड एक ऐसा वार्ड है जो उस इंसान की पहले वाली कंडीशन को रिस्टोर कर देगा। अब इस इमरजेंसी की सिचुएशन में भी डॉक्टर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर लेते हैं। सपोज करो कि वो इंसान को दवाई देंगे या फिर कोई सिरिंज लगाएंगे, तो एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर या फिर कुछ अलग से स्टेप होंगे जो इंसान पहले नहीं फॉलो करता था, उनको इमरजेंसी के टाइम पे फॉलो करेंगे ताकि इंसान नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाए। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नेशनल लेवल पर लिए जाते हैं ताकि वो नॉर्मल कंडीशन फिर से रिस्टोर हो जाए कंट्री के अंदर। तो इमरजेंसी को अगर हम बुकिश लैंग्वेज में देखें तो इमरजेंसी इज एन सिचुएशन वेयर नॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू एन न्यू स्ट्रक्चर। मतलब कि इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ सेंटर है और स्टेट गवर्नमेंट है। इमरजेंसी के टाइम में इस स्टेट गवर्नमेंट का रोल खत्म कर दिया जाएगा और सिर्फ सेंटर ही रूल करेगा पूरी कंट्री के अंदर। अब ये तो हो गए मेजर्स कि इमरजेंसी के टाइम पर क्या किया जाएगा, जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि इमरजेंसी कब कब लागू की जाएगी, मतलब कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जिस टाइम पर इमरजेंसी लागू की जाएगी, ताकि उस सिचुएशन से निकलकर हम पहले वाली सिचुएशन में आ जाए। तो इमरजेंसी तब लागू होगी जब कंट्री के इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि कंट्री के अंदर जब जब इंस्टेबिलिटी होगी तब तब इमरजेंसी को लागू किया जाएगा उस स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए। तो जैसा कि आप पहले ही जानते हो कि इमरजेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है कि पूरी कंट्री के ऊपर इमरजेंसी, या फिर कंट्री के किसी स्पेसिफिक पार्ट में भी इस इमरजेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया जा सकता है। सपोज करो कि कल पाकिस्तान कल को ये बोले कि हम जम्मू और कश्मीर को इंडिया से अलग कर देंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के ऊपर इमरजेंसी इंपोज कर सकती है, उसी स्पेसिफिक पार्ट पर इमरजेंसी इंपोज कर सकती है। 1976 से पहले तो ये माना जाता था कि इमरजेंसी जब भी इंपोज होगी तो वो पूरी कंट्री के ऊपर इंपोज होगी, ना कि कोई स्पेसिफिक पार्ट में इंपोज होगी। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ये बोला गया कि इमरजेंसी को कंट्री के किसी स्पेसिफिक हिस्से में भी इंपोज कर दिया जा सकता है, या फिर किसी स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर भी नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर दिया जा सकता है। किंतु ये जानना भी जरूरी है कि इस इमरजेंसी को डिक्लेयर कौन करेगा। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको डिक्लेयर करेंगे या फिर पीएम डिक्लेयर करेगा? नहीं भाई, इसको तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के अंदर पूरी कंट्री आती है और वो कंट्री के मालिक हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये अधिकार प्रेसिडेंट को दिया है कि वो इमरजेंसी को इंपोज कर सके। अब सपोज करो कि कल नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट को ये डायरेक्ट करे कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो पूरी कंट्री के अंदर, तो क्या प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकती है? हाँ, वो डिक्लेयर तो कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को इस इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव करना होगा, और इस लॉ को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट के अंदर पास करना होगा, जहां 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग ग्रेटर देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इस टाइप की मेजोरिटी पार्लियामेंट के अंदर चाहिएगी। 1978 से पहले पार्लियामेंट इस नेशनल इमरजेंसी को सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करती थी, जहां उसको और भी आसान होता था इस इमरजेंसी को पास करना। लेकिन 1978 के बाद इस सिंपल मेजोरिटी को स्पेशल मेजोरिटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। तो मोटा मोटा ये बोलो कि 1978 से पहले इमरजेंसी को पास करना और भी आसान था आज के मुकाबले में। अगर इस नेशनल इमरजेंसी को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास
पास कर दिया गया तो नेशनल इमरजेंसी अगले 6 महीने तक कंट्री के अंदर लागू रहेगी। अगर उसके बाद इस इमरजेंसी को एक्सटेंड करना है तो फिर से इस रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना होगा। ये नेशनल इमरजेंसी कंट्री के अंदर जब तक लागू रहेगी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मन नहीं भर जाता। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मन के ऊपर है, चाहे वो इस नेशनल इमरजेंसी को 10 साल तक भी कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं तो वो इस इमरजेंसी को वापस भी ले सकते हैं, मतलब कि खारिज कर सकते हैं। लेकिन वो कैंसिल तभी कर सकते हैं जब 1/10 ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करे और प्रेसिडेंट को ये बोले कि आप इमरजेंसी को वापस ले लो, और इस रेजोल्यूशन को लोकसभा के अंदर 14 दिन के अंदर पास करना होगा। और जैसे ही ये पास होता है उसके अगले दिन ही इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिचुएशन या फिर कंडीशन क्या होगी जहां प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले आता है कि वॉर। जब कभी वॉर जैसी सिचुएशन हो प्रेसिडेंट इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो एक रिटेलिएशन अटैक था जो हमारे हिंदू जम्मू और कश्मीर में मारे गए थे उनका बदला लेने के लिए। अगर पाकिस्तान उस टाइम रिस्पॉन्ड करता, मतलब कि कुछ बड़े लेवल पर रिस्पॉन्ड करता और इंडिया के अंदर वो घुसपैठ करता तो उस टाइम पर हम इस इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते थे। लेकिन इस ग्राउंड पर इमरजेंसी को अभी तक इंडिया के अंदर इम्पोज नहीं किया गया है। सेकंड कंडीशन है एक्सटर्नल एग्रेशन। जब कभी भी एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तब प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि 1962 का जो इंडो चाइना वॉर था जहां चाइना ने इंडिया के अंदर आकर घुसने की कोशिश की थी, या फिर 1971 के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश की थी, तब प्रेसिडेंट ने एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस के ऊपर कंट्री के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। अब थर्ड आता है इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब सपोज करो कि इंडिया के अंदर मेन ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करे तो उस ग्राउंड के ऊपर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। अब अगर इस ग्राउंड के ऊपर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता तो आए गए दिन कंट्री के अंदर इमरजेंसी रहती। मतलब नॉर्मल कंडीशन तो रहती ही नहीं कंट्री के अंदर, हमेशा हमेशा के लिए इमरजेंसी ही रहती। तो इसीलिए इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब कि जब कभी भी आर्मी बगावत करेगी या फिर कंट्री के अगेंस्ट जाकर वो कोई कार्य करेगी तो उस टाइम पर इस इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाएगा। अब ये भी जान लिया इमरजेंसी होती क्या है, कौन इसको डिक्लेयर करेगा, किस ग्राउंड के ऊपर इसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब जानते हैं कि इसका असर क्या होगा, मतलब कि इमरजेंसी इम्पोज करने पर असर किस किस के ऊपर पड़ेगा और किस किस के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो एज यू नो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग है, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट वैसे का वैसे ही कार्य कंटिन्यू कर सकती है इमरजेंसी के टाइम पर भी। पार्लियामेंट, नरेंद्र मोदी का टेन्योर 1 साल तक और बढ़ सकता है। अगर इमरजेंसी फिर भी कंटिन्यू है तो उस टेन्योर को 1 साल और फर्दर बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि हर साल उसको 1 साल के लिए अप्रूव करना होगा। इसी टेन्योर के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी के ऊपर लॉ बना सकते हैं, और जो भी लॉ इस टाइम पीरियड के अंदर पास होगा वो इमरजेंसी हटाने के 6 महीने तक ही कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि जैसे ही इमरजेंसी हटी उसके 6 महीने बाद लॉ भी खत्म हो गया। इसी नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लेजिस्लेचर का भी टेन्योर 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी फिर भी कंटिन्यू है तो उस टेन्योर को 1 साल और आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब आते हैं फंडामेंटल राइट पर कि नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट और पेपर में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 19 जिसके अंदर ये लिखा है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू फ्रीली मूवमेंट, तो आर्टिकल 19 पूरा का पूरा सस्पेंड कर दिया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के दौरान। लेकिन उसके लिए ग्राउंड्स होना चाहिए, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। ये आर्टिकल 19 आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 एंड 21 को नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब ये देखो कि ये सस्पेंड क्यों नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 के अंदर लिखा है नो डबल जियोपार्डी। मतलब कि ये तो हो नहीं सकता कि इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर आप एक किसी क्रिमिनल को 2 बार पनिशमेंट दे। नहीं भाई, जिस टाइम पर इमरजेंसी नहीं थी उस टाइम पर आपको थोड़ी पनिशमेंट मिली थी, तो अब नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया है तो आज से आपको थोड़ी और ज्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये तो सारा सार गलत होगा। तो इसीलिए आर्टिकल 20 इज नॉन सस्पेंडेबल। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। अब सपोज करो कि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी और आपसे राइट टू लाइफ का अधिकार छीन लिया। आपको क्लीन इन्वायरमेंट नहीं दिया जाएगा, आपकी प्राइवेसी छीन ली जाएगी, आपको रहना खाना पीना ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक तरह का इलीगल और इनमोरल एक्ट है। तो इसीलिए आर्टिकल 21 भी नॉन सस्पेंडेबल है इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर। और बाकी बचे फंडामेंटल राइट्स को प्रेसिडेंट एक सेपरेट ऑर्डर द्वारा सस्पेंड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते।
दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम और हर। अब नेक्स्ट आता है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम पॉपुलरली प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हैं। ये सबसे पॉपुलर इमरजेंसी है जो इंडिया के अंदर लागू होती है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है कि ये 4 से 5 साल के अंदर अंदर एक या दो बार किसी न किसी स्टेट के ऊपर तो लागू हो ही जाती है, जो कि आर्टिकल 355 से लेकर 359 के अंदर मेंशन है। अब स्टेट इमरजेंसी को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर करेंगे, और जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे उसके 2 महीने के अंदर अंदर ही इस इमरजेंसी को पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करना होगा। अगर पार्लियामेंट इसको 2 महीने के अंदर अंदर पास नहीं करती है तो स्टेट इमरजेंसी को तभी की तभी कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ग्राउंड्स क्या हैं जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे, तो इसके अंदर एक ही ग्राउंड है या फिर सिचुएशन है, ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। अब इस ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 के अंदर डिफाइन किया गया है, जहां आर्टिकल 355 का फर्स्ट प्रोविजन है प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब कि जब कभी भी स्टेट के अंदर डिस्टर्बेंस होगा या फिर कोई भी वॉयलेंस होगा उस टाइम पीरियड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड है कि एंश्योर स्टेट गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जब कभी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा में ना रहकर वो अपने तरीके से स्टेट गवर्नमेंट चलाए तब प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आर्टिकल 365 भी बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं फॉलो करेगी तब भी प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। अब स्टेट इमरजेंसी का इम्पैक्ट क्या होगा? एज यू नो, जुडिशरी वो तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब कि वो पार्टी जिसने मेजोरिटी सीट जीतकर गवर्नमेंट बनाई है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेंगे, मतलब कि जितनी भी पावर स्टेट गवर्नमेंट की थी वो सारी की सारी पावर अब प्रेसिडेंट के पास चलेगी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, बट इन रियलिटी ये सारी की सारी पावर गवर्नर के पास चली जाती है। अब स्टेट लेजिस्लेचर उसका रोल पार्लियामेंट ले लेगी। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है और वो इमरजेंसी हटने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। नेशनल इमरजेंसी की तरह नहीं है कि जो लॉ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर पास हुआ वो नेशनल इमरजेंसी हटने के 6 महीने तक ही कंटिन्यू रहेगा। अगर पार्लियामेंट स्टेट इमरजेंसी को पास कर देती है तो स्टेट इमरजेंसी 6 महीने तक ही कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद पार्लियामेंट को फिर से रेजोल्यूशन पास करना होगा और फिर से प्रेसिडेंट रूल की वैलिडिटी 6 महीने और बढ़ जाएगी। ऐसा कर करके वो मैक्सिमम 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल को लागू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर मेंशन है। इसे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर करेगा। अगर प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को डिक्लेयर करती है तो पार्लियामेंट को विद इन 2 मंथ इसको सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करना होगा। अगर पार्लियामेंट इस इमरजेंसी को पास करने में फेल हो जाती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को तभी की तभी कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ग्राउंड्स क्या है कि किस बेसिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ग्राउंड्स मेंशन है कि प्रेसिडेंट को कभी ये लगे कि फाइनेंशियल सिचुएशन कंट्री की ठीक नहीं है, मतलब कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उस कंडीशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। तो इस फाइनेंशियल इमरजेंसी का इंपैक्ट क्या होगा? पहला, सैलरीज ऑफ ऑल पब्लिक अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट में बी रिड्यूस, मतलब कि जितने भी सरकारी अधिकारी सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं उनकी सबकी सैलरी कम कर दी जाएगी। सेकंड, जितने भी मनी बिल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए हैं उनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जा सकता है। कंसिडरेशन या फिर आप ये बोल सकते हो अप्रूवल के लिए रिजर्व किया जा सकता है। थर्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल कर लेगी। हालांकि स्टेट इमरजेंसी को अभी तक कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ इमरजेंसी। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।